हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया है बजटरी डेफिसिट टॉपिक को। और बजटरी डेफिसिट क्या है, उसके कितने टाइप हैं, जिनमें से 2 टाइप हम लोगों ने फिनिश कर लिया है विद देयर मीनिंग, देयर इम्प्लीकेशंस एंड देयर मेजर्स। नॉट द मेजर्स बट द सोर्सेज आप कह सकते हो। फिस्कल डेफिसिट के तो मेजर नहीं है, उसके उपाय नहीं है, बट हाँ, फिस्कल डेफिसिट के सिचुएशन में पैसों की जो कमी होती है उसको गवर्नमेंट 2 तरीके से पूरा कर सकती थी। तो देर आर सोर्सेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो क्या क्या है वो हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लास में फिनिश कर लिया है। आज के क्लास में एक लास्ट डेफिसिट का टाइप रह गया है विच इज़ प्राइमरी डेफिसिट। तो हम फटाफट से उसको कंप्लीट कर लेते हैं एंड ये कंटिन्यू क्लास रह जाएगा आपका अगेन आपके प्रीवियस टॉपिक का। चलिए शुरू करें। और आज बात करेंगे प्राइमरी डेफिसिट के बारे में। व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? अगर हम इसको जानना चाहें कि ये क्या है तो देखें, जैसा कि नाम से पता लग रहा है प्राइमरी, बट ये शुरुआती घाटा नहीं है, शुरुआती कमी नहीं है। ये एक्चुअली लास्ट में ही कैलकुलेट होता है। और इसका डिस्कशन जो ऐसा हमने ऑर्डर वाइज करा है कि पहले रेवेन्यू डेफिसिट कर लिया, फिर फिस्कल किया, तब जाके प्राइमरी कर रहे हैं, तो इसका ऑर्डर भी इसी तरह से है। ओके, तो प्राइमरी डेफिसिट इज सिंपली व्हाट। अगेन डेफिसिट है तो डिफरेंस ही होगा ये, राइट? लेकिन ये किन चीज़ों का डिफरेंस है वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो अंतर को बताता है। इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। सबसे पहले प्राइमरी डेफिसिट का कैलकुलेशन करना है तो फिस्कल डेफिसिट लेना होता है। अब सवाल है फिस्कल डेफिसिट हम किसका लेंगे? तो फिस्कल डेफिसिट हम करंट ईयर का लेंगे। जो भी करंट ईयर है हमारा, उस ईयर में जो भी फिस्कल डेफिसिट हुआ है उस ईयर का फिस्कल डेफिसिट लेना होता है। और उसमें से घटाते हैं हम इंटरेस्ट पेमेंट लाइबिलिटीज को। जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट लाइबिलिटीज है जो बचा हुआ है, अब इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट क्यों चुकाना पड़ता है? क्योंकि बोरो किया जाता है। तो जितने भी पुराने लोन्स हैं ऑन अर्लियर लोन्स, उन लोन्स पर गवर्नमेंट को जितना भी इंटरेस्ट पे करना है अब तक, उन तमाम इंटरेस्ट पेमेंट लाइबिलिटीज को ऐड किया जाता है देश के करंट ईयर के फिस्कल डेफिसिट में, उसको घटाते हैं और जो डिफरेंस आता है वो प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है। अब इसका क्या लॉजिक है? आखिर प्राइमरी डेफिसिट का कैलकुलेशन कर क्यों रहे हैं? आखिर प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए फिस्कल डेफिसिट ले रहे हैं, उसमें हम इंटरेस्ट पेमेंट घटा रहे हैं जो कि पुराने लोन्स पर है। और ऐसा करके जब हम प्राइमरी डेफिसिट निकाल ही लें तो इससे अंतर क्या पड़ जाता है, इससे फ़र्क क्या पड़ जाता है? तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले तो कि मान के चलें कि गवर्नमेंट का प्राइमरी डेफिसिट, सपोज दैट कि हम करंट ईयर के तौर पर कुछ भी ले रहे हैं ना, कोई भी रैंडम आप ईयर समझ सकते हैं, यहाँ पे समझने के लिए मैं कह रही हूँ। तो आर्बिटरी एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट निकाल रहे हैं जिसमें हमने 2021-22 का फिस्कल डेफिसिट निकाला और वो आया 900 करोड़ का। और फिर गवर्नमेंट का टोटल पुराने लोन्स पर जो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट कितना चुकाना पड़ेगा जो कि पुराने लोन्स पर है। तो उन लोन्स पर जो इंटरेस्ट पेमेंट लाइबिलिटीज था उसको निकालने पर पता चला 800 करोड़। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 100 करोड़ का और ये डिफरेंस प्राइमरी डेफिसिट है। अब ऐसा होने से पता क्या चल रहा है? तो प्राइमरी डेफिसिट आपके क्या क्या आ सकते हैं? प्राइमरी डेफिसिट या तो बहुत लो हो सकता है, कम हो सकता है। 100 करोड़ का था, अगर यहाँ पे हम ले लेते 890 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट तो प्राइमरी डेफिसिट 10 करोड़ का हो जाता। तो ये जितना कम आए, जितना लो आए, उससे अंतर क्या पड़ेगा? उससे अंतर क्या पड़ेगा? या तो लो हो सकता है, या तो देखो मैं आपको बता दूं जीरो भी हो सकता है प्राइमरी डेफिसिट, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बहुत हाई भी हो सकता है, ये घाटा बहुत ज़्यादा भी आ सकता है। इन तमाम सिचुएशंस में इकोनॉमी के इम्प्लीकेशंस क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो इससे पता ये चलेगा
अगर प्राइमरी डेफिसिट लो आता हो या जीरो आता हो, जीरो है तब तो बहुत अच्छी बात है, पता चला कि टोटल घाटा सरकार को 900 करोड़ का हो रहा है और टोटल इंटरेस्ट पेमेंट लायबिलिटी गवर्नमेंट का 900 करोड़ का है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी डेफिसिट है वो 0 करोड़ है, मतलब भाई जीरो है, यह स्थिति हो सकती है। अगर देश में प्राइमरी डेफिसिट कम आता हो या जीरो आता है तो ये इकोनॉमी के लिए एक गुड साइन है। गुड साइन किस सेंस में? घाटा है तो देखो अच्छा तो नहीं है, लेकिन अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है या कम आ रहा है तो ये गुड साइन इसलिए है क्योंकि ये दिखाएगा कि भाई इकोनॉमी को जितने पैसों की रिक्वायरमेंट है खर्च करने के लिए, देश को चलाने के लिए सरकार को जितने पैसों की रिक्वायरमेंट है उतना पैसा इकोनॉमी में है, उतना पैसा इकोनॉमी में जनरेट किया जा सकता है। अब मुद्दा है कि ठीक है, जब कैपेसिटी इतनी बेहतर है देश की तो फिर घाटा क्यों आ रहा है? फिस्कल डेफिसिट के रूप में मान लो 900 करोड़ आ ही रहा है तो ये क्यों आया? अगर कैपेसिटी अच्छी है तो घाटा नहीं आना चाहिए। तो प्राइमरी डेफिसिट को एक्चुअली इसीलिए निकाला जाता है सो दैट कि हम इकोनॉमी की कैपेसिटी को जान सकें, चेक कर सकें, और वो कैपेसिटी आपको तब पता चलेगी जब प्राइमरी डेफिसिट के वैल्यूज वैरी करते हैं। अगर प्राइमरी डेफिसिट कम आ रहा है और जीरो आ रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि देश को पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है, उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। देश में जो इतना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ है वो सिर्फ इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि पुराने लोन्स को अब तक चुकाया नहीं गया और उस पर बढ़ बढ़ के इंटरेस्ट पेमेंट लायबिलिटी इतनी हो चुकी है जिसकी वजह से वर्तमान वर्ष में फिस्कल डेफिसिट इतना अधिक दिख रहा है। ओके, तो प्राइमरी डेफिसिट के कम आने या जीरो आने से इकोनॉमी के कैपेसिटी का पता लगता है और पता यूं चलता है कि देश की क्षमता है कि वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसों को जनरेट कर सके। इकोनॉमी को कोई ज़रूरत नहीं है अपनी कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाने की, उधार लेने की। ये तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का कारण है पुराने लोन्स पर बचा हुआ कर्ज, पुराना लोन्स जो बचा हुआ है और उस पे बढ़ रहा इंटरेस्ट पेमेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे होगा सरकार के पास एक उपाय कि आप फटाफट से क्या करें, पुराने लोन्स को ख़त्म करें। कुछ भी उपाय करके पुराने लोन्स को जल्दी से आप ख़त्म कर लें सो दैट कि करंट ईयर में जो आपको फिस्कल डेफिसिट आ रहा है वो ना आए और इकोनॉमी अपने नॉर्मल तरीके से, अपने सुचारुगत तरीके से मूव करती है। वहीं दूसरी तरफ अगर प्राइमरी डेफिसिट बहुत ज़्यादा आता है, सपोज 900 करोड़ का वित्तीय घाटा है और इंटरेस्ट पेमेंट लायबिलिटी 100 करोड़ का है, सपोज दैट, तो यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट 800 करोड़ का है। तो जब प्राइमरी डेफिसिट बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा है, तो वो इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी को अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। जितना पैसा रिक्वायर्ड है खर्च करने के लिए अर्थव्यवस्था में उतना पैसों का जनरेशन नहीं हो पा रहा और इस सिचुएशन में इट्स वेरी नेसेसरी कि इकोनॉमी अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करे, इंक्रीज करे सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो जनरेट कर सके और इस घाटे की स्थिति से देश को निकाला जा सके। सो बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट जो है वो एक तरह का इंडिकेटर है, ठीक है। इसको इस्तेमाल भी उसी तरीके से किया जाता है। देश में जब देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है और आखिर इनके क्या कारण हैं, तो इस स्थिति को समझने के लिए प्राइमरी डेफिसिट का इस्तेमाल करती है सरकार, जहाँ पे वो फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का डिफरेंस निकालती है। और अगर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है मतलब देश संकट में है, ठीक है, और अगर ये डिफरेंस कम आ रहा है तो देश की स्थिति बढ़िया है, सामान्य है और बस ज़रूरी क्या है कि पुराने लोन्स को जल्द से जल्द चुका लिया जाए। और इसी के साथ आपका जो प्राइमरी डेफिसिट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो इसका मीनिंग भी यही है, आप इसको इसी तरीके से लिखोगे भी मीनिंग के तौर पर। इसका फॉर्मूला भी कुछ इस तरह का है और इसके इम्प्लीकेशंस भी आपको कम ही देखने को मिलेंगे। इम्प्लीकेशन क्या है, बस इसके दो तरह के इम्पैक्ट देश में पड़ेंगे। कम आने से देश के अच्छे हालात का पता लगेगा और ज़्यादा आने से देश के बुरे हालात का पता लगेगा। ज़ीरो आने से तो मतलब आइडियल सिचुएशन है, इट्स अ बेस्ट सिचुएशन। बस समस्या कहाँ है, पुराने लोन्स की, उनको क्या किया जाए, जल्द से जल्द ख़त्म कर लिया जाए। इस टॉपिक के साथ हमारा
जो बजटरी डेफिसिट का टॉपिक हम लोगों ने शुरू कर रखा था वो फिनिश हम कर चुके हैं और ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका। जो चैप्टर है, जो यूनिट हमारा चल रहा था वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब इसी चैप्टर में आपको एक टॉपिक और मैं डिस्कस कर देती हूँ जो कि मिलता जुलता है, जो कि बात कर रहे हैं सरकार की, देश की और बजट की। तो बजट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे हम लोगों ने वो सब कुछ डिस्कस कर लिया है। बस एक चीज़ हम लोगों को इस चैप्टर में और जान लेना ज़रूरी है, जो कि है फिस्कल पॉलिसी। ये क्या होता है, बस ये हम जान लेंगे और उसके बाद हमारा यूनिट फुल एंड फाइनल जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिस्कल पॉलिसी आप जान लें और उसके बारे में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेंगे और फिर जान लेंगे कि फिस्कल पॉलिसी के क्या इंपॉर्टेंट रोल हैं इकोनॉमी के अंदर। सो व्हाट इज़ फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी होता क्या है? वित्तीय नीति। हम अक्सर सुनते रहते हैं इस टॉपिक को। तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब हो गया ऑल द पॉलिसीज, वो सारी की सारी पॉलिसीज या पॉलिसी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, देश के जो केंद्र सरकार होते हैं उनके द्वारा जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती है टू कंट्रोल करने के लिए। सवाल है क्या कंट्रोल करने के लिए? तो सप्लाई ऑफ मनी, जिसको आप मनी सप्लाई भी कहते हो। सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती है उनको हम फिस्कल पॉलिसी बुलाते हैं। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। हम सबको पता है कि इकोनॉमी में जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो वैरी करती रहती है, कभी बढ़ती है तो कभी घट जाती है। तो ये सिचुएशन अगर ऐसा आ जाता है कि बहुत बढ़ गई है क्वांटिटी ऑफ मनी, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? पॉलिसीज बनाकर करेंगे, और जो पॉलिसीज बनाकर करेंगे उसको ही फिस्कल पॉलिसी बुला रहे हैं। वहीं इसका वाइस वर्सा आप कर लो। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी घट गई है तो उसको बढ़ाने का काम है देश में सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के थ्रू ये काम करते हैं। और जो भी पॉलिसीज वो बनाते हैं इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, दैट पॉलिसीज आर कॉल्ड फिस्कल पॉलिसीज। अब सवाल है कि फिस्कल पॉलिसीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसीज जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं, होता क्या है? तो फिस्कल पॉलिसी में जनरली दो तरह की पॉलिसीज शामिल की जाती है। दो तरह की पॉलिसीज इसमें मेनली होती है। एक तो फिस्कल पॉलिसीज में ना गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और उनकी जो रेवेन्यू पॉलिसीज होती है वो शामिल होती है। मतलब फिस्कल पॉलिसीज मेनली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मीन्स द रिसीट। सो जितना भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज उनके रिसीट से रिलेटेड है, उनके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, वो तमाम पॉलिसीज आपकी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होती हैं। दूसरा, गवर्नमेंट में के द्वारा जो इकोनॉमी में टैक्सेशन वगैरह लगाया जाता है, जहाँ से गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को जनरेट करती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी से पैसा बोरो करते हैं, तो पब्लिक बोरोविंग की कुछ पॉलिसीज़ होती है। तो ये तमाम जो स्टेप्स हैं, टैक्सेशन हो गया, बोरोविंग्स हो गए, ये सब के सब आपकी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट हो जाती हैं। बिकॉज देखें, ये गवर्नमेंट के रिसीट और उनके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है। ठीक है। अगर सवाल है कि कौन कौन से मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं फिस्कल पॉलिसी के मेन इंस्ट्रूमेंट्स या इनके टूल्स क्या क्या हैं? मेनली सरकार फिस्कल पॉलिसी के तौर पर किस तरह की पॉलिसीज़ को इंक्लूड करती है, किस तरह के स्टेप्स को लेती है? तो सबसे पहला स्टेप फिस्कल पॉलिसी के तौर पर है एक्सपेंडिचर पॉलिसी। गवर्नमेंट की जितनी भी एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ हैं वो सब की सब उनकी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, जिसमें सरकार अपने खर्चों को शामिल करती है। इकोनॉमी में अलग अलग जगह पर जितने भी पैसे खर्च करने हैं अलग अलग पर्पस से, उन तमाम
खर्चों से संबंधित नीति वित्तीय नीति का भाग होती हैं, उन्हीं का पार्ट होती हैं। उसके अलावा अदर इंस्ट्रूमेंट्स में ले सकते हैं हम रेवेन्यू पॉलिसी। गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर से जितने भी पैसों को रिसीव करती है एज देयर रेवेन्यू, वो तमाम पॉलिसीज रिलेटेड टू द रेवेन्यू इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसीज। ठीक है, वो तमाम पॉलिसीज आपकी फिस्कल पॉलिसी कहलाती है, क्योंकि उन पॉलिसीज के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके सप्लाई ऑफ मनी को ही कंट्रोल कर रही है। देखो मैंने क्या बोला, अगर सप्लाई ऑफ मनी कम है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी, अगर सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है तो गवर्नमेंट रेवेन्यू के तौर पे ज़्यादा पैसा तो गवर्नमेंट रेवेन्यू के तौर पे ज़्यादा पैसा अर्न करेगी या रिसीव करेगी। तो ये सब आपके टूल्स हो गए आप फिस्कल पॉलिसी के। अदर देन दैट पब्लिक बोरोविंग्स भी फिस्कल पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट टूल है। पब्लिक बोरोविंग्स, आफ्टर दैट डेफिसिट फाइनेंसिंग, जो हमने आई गेस प्रीवियस क्लास में फिनिश किया है। फिस्कल पॉलिसी को बताते वक्त मैंने आपको बताया डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इज अ प्रोसेस जहाँ पे आरबीआई न्यू करेंसीज प्रिंट करती है। तो अगेन आप देखोगे तो ये तमाम पॉलिसीज रिलेटेड है विद द क्वांटिटी ऑफ मनी, विद द सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना है, घटाना है, जो कुछ भी करना है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्हीं सारे टूल्स से ये काम कर रही है। सो दे आर द मेन इंस्ट्रूमेंट्स और यू कैन से टूल्स फॉर फिस्कल पॉलिसी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कि फिस्कल पॉलिसी के इम्पॉर्टेंट रोल क्या क्या हैं। आखिर फिस्कल पॉलिसी से देश में क्या असर होता है। तो इम्पॉर्टेंट रोल फंक्शंस अगर देखें तो इसको पॉइंट वाइज हम फटाफट से डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला जो फंक्शन है या पॉइंट है दैट इज मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में काफ़ी हेल्पफुल है फिस्कल पॉलिसी। या कहें कि इकोनॉमी के अंदर अगर गवर्नमेंट को संसाधनों को मोबिलाइज करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबिलाइजेशन? इट मीन्स कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर गवर्नमेंट ट्रांसफर करना चाह रहे हैं रिसोर्सेज को, नॉट द प्लेस, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो अमंग द पीपल इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज अगेन एंड अगेन, तो वो करने के लिए दे कैन यूज देयर फिस्कल पॉलिसी। सो फिस्कल पॉलिसी हेल्प करता है संसाधनों के बंटवारे में, उनको पुनः एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में, लाने में। कैसे? तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस लगाती है लोगों पर, और गवर्नमेंट क्या करती है तो एक्सपेंडिचर करती है अपने सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही है मतलब पैसा ले रही है, अब उन्हीं पैसों को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू खर्च कर रही है, स्पेंड कर रही है। तो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, रिसोर्सेज का जो मोबिलाइजेशन है वो किया जा रहा है थ्रू द फिस्कल पॉलिसी। व्हाई आई एम सेइंग फिस्कल पॉलिसी? बिकॉज ये कैसे हुआ? टैक्सेशन से। ये कैसे हुआ? एक्सपेंडिचर पॉलिसी से। एंड टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ऑल दीज पॉलिसीज आर termed as fiscal policies of the government, so it can help to mobilize the resources in the economy. Next important role is reduction in disparities of income. देखिए इकोनॉमी में इनकम की डिस्पैरिटीज़ तो होती ही होती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है वो आपको अलग अलग मिलता ही मिलता है। मतलब देश में अमीर भी मिलते हैं आपको, गरीब भी मिलते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग जो हैं इकोनॉमी में होते हैं, मतलब लोग अलग हैं, उनके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड्स भी अलग होते हैं ड्यू टू द डिफरेंसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का जो अनबैलेंस्ड सिचुएशन है या जो उनका एक डिस्पैरिटी है उसको कैसे रिड्यूस किया जाएगा? तो कहीं ना कहीं उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट यूज देयर फिस्कल पॉलिसी। कैसे फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के प्रॉब्लम्स को टैकल करती है? तो अगेन सेम, गवर्नमेंट क्या करती है तो जो रिच सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनके ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेस लगाती है।
हैवी टैक्सेस लगाती है, और जो आपके पुअर सेक्शन है सोसाइटी के, जिनका इनकम लेवल लो है, गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्सेस कम लगाती है, या एक स्टैंडर्ड लेवल है उससे बिलो अगर इनकम है तो आपके ऊपर टैक्स ही नहीं लगेगा, फर्स्ट थिंग। तो टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट इस डिस्पैरिटी को घटाने की कोशिश करती है। वहीं पर अगर आप बात करेंगे फर्म्स वगैरह के साथ क्या होता है, तो जो लग्जरियस आइटम्स होते हैं लाइक अ कार और मोबाइल फोन्स, और जो महंगी चीज़ें हैं लाइक अ ज्वेलरीज, तो इस तरह की गोल्ड एंड डायमंड की ज्वेलरीज, तो इस तरह की चीज़ों पर गवर्नमेंट जो है वो हैवी टैक्सेस इम्पोज करती है। और जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और वैसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, तो उन प्रोडक्ट्स पर गवर्नमेंट टैक्सेस कम लगाती है, एंड इन अदर केसेस वो उनको सब्सिडीज़ भी देती है। सो दीज आर द सर्टेन एग्जाम्पल्स जिसकी मदद से गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी में इनकम की डिस्पैरिटी को घटाने की कोशिश करती है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज कॉल्ड बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। ठीक है, देखिए क्या है कि जैसे लोगों के बीच में आप पर्सन टू पर्सन देखते हो वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ देयर इनकम, देयर वेल्थ, तो उसको गवर्नमेंट रिड्यूस करती है वाया देयर फिस्कल पॉलिसीज। सिमिलरली आप इकोनॉमी के अंदर प्लेसेस का भी डिफरेंसेस पाते हो, लाइक वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप वेरिएशन देखते हो कि कोई सिटी है जो बहुत डेवलप्ड है, कुछ सिटीज़ हैं जो अभी भी अंडर डेवलप्ड हैं, कुछ इकोनॉमिकली कम स्ट्रॉन्ग है, कुछ इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से जो रीजनल ग्रोथ है, क्षेत्र का जो विकास है, तो एक संतुलित विकास, एक बैलेंस्ड ग्रोथ जो है उसको भी प्रमोट करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिस्कल पॉलिसी। कहीं ना कहीं सरकार जो है वो फिस्कल पॉलिसी से ही वैसे प्लेसेस में जहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली पुअर हैं, स्टिल दे नीड्स टू सम डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, तो गवर्नमेंट वहाँ पे टैक्स इंसेंटिव्स देने लगते हैं और कई तरह के टैक्स में रिबेट देने लगते हैं, सो दैट कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हो सके और जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वो ग्रो करें। वहीं पर वैसे प्लेसेस जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे हैं, तो उस तरह के प्लेसेस पे गवर्नमेंट टैक्सेस का इम्पोजिशन करते हैं, सो दैट कि वैसे एरियाज़ का, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ग्रोथ घटाना चाहते हैं, बट उन एरियाज़ को गवर्नमेंट मेंटेन करते हैं और वही पैसा वो गवर्नमेंट अदर स्टेट में, अदर प्लेसेस में दे करके उन एरियाज़ के ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी ही है जो इस तरह के रीजनल ग्रोथ को बैलेंस करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है आपके फिस्कल पॉलिसी का। फिस्कल पॉलिसी की मदद से इकोनॉमी में आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का भी काफ़ी एक्सपेंशन देखा जाता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यूज़ करती है, फॉलो करती है। तो जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, उन एक्सपेंडिचर पॉलिसी से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहे हैं, न्यू इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हो रहा है, कोई भी स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग और अदर प्रोग्राम्स वो जो हैं वो बनाते रहते हैं, उसके थ्रू वो खर्च करते हैं। तो जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, तो इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है। ठीक है, डेली वेजेस को जॉब मिलता है, परमानेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं जिनको कई तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अचीव होती है, रिसीव होती है। तो ये एम्प्लॉयमेंट का एक्सपेंशन जो अर्थव्यवस्था में है, रोज़गार का विस्तार जो होता है इकोनॉमी में, वो भी आपकी कहीं ना कहीं फिस्कल पॉलिसी की ही मदद से होती है। तो अगर हम रोल की बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो फिस्कल पॉलिसी का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट या इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि उसकी मदद से देश में रोज़गार जो है और उस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बढ़ती हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, फिस्कल पॉलिसी की मदद से इकोनॉमिक ग्रोथ को काफ़ी हद तक बढ़ाया जाता है,
इकोनॉमिक ग्रोथ का पता आप जीडीपी से लगाते हो। जीडीपी में इंक्रीमेंट तब होगा जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट तब बढ़ता है जब सेविंग्स बढ़ता है। तो फिस्कल पॉलिसी की मदद से गवर्नमेंट ओवरऑल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ सेविंग्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं ताकि इकोनॉमी में जीडीपी का जो ग्रोथ है वो बढ़े और जीडीपी के इंक्रीज होने से इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने में भी फिस्कल पॉलिसी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इन्वेस्टमेंट को कैसे सरकार बढ़ाती है, सेविंग्स को कैसे बढ़ाती है, तो टैक्सेस गरीबों से कम लेती है सो दैट कि उनके पास ज़्यादा पैसा बचे। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देते हैं सो दैट कि लोगों का जो मनी इनकम है वो बचे, जिससे वो सेविंग करें और लेटर वो उसको वापस से इन्वेस्ट करें। तो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। अदर रोल में हम ले सकते हैं पॉइंट्स लाइक प्राइस स्टेबिलिटी। देखिए इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी को बनाए रखने में फिस्कल पॉलिसी का डायरेक्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। प्राइसेस, जब मैंने आपको बताया सप्लाई ऑफ मनी दो तरह से मूव करती है। एक तो अगर इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई है, अगर पैसों की संख्या बढ़ गई है तो देखिए इससे लोगों के हाथों में जो पैसा है ना वो ज़्यादा आता है। तो जब पैसा ज़्यादा आता है मतलब हमारे क्रय करने की क्षमता बढ़ती है, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है। जब ये बढ़ती है तो लोग डिमांड बढ़ाते हैं। डिमांड अगर सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है तो इस सिचुएशन में प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और प्राइसेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? इसको ठीक सप्लाई ऑफ मनी को घटाकर किया जाता है, और इसके लिए गवर्नमेंट टैक्सेस का इस्तेमाल करती है। इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो बोरोविंग्स करती है, और इस तरह से इकोनॉमी से पैसा निकाल कर सप्लाई ऑफ मनी को घटाकर प्राइस को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी कम है तो भी गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी का ही इस्तेमाल करती है। सप्लाई ऑफ मनी के कम होने से इसका जस्ट उल्टा, लोगों के हाथों में कम पैसा, परचेजिंग कैपेसिटी कम, जिससे क्या होगा, डिमांड कम होगा, सप्लाई ज़्यादा होगा। अब जब सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है, तो प्राइसेस घटने लगते हैं, और जब प्राइसेस कम हो जाते हैं तो डिफ्लेशन आता है। ये भी कोई अच्छी बात है नहीं। इसको भी ठीक कैसे करना होगा? सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाकर। तब गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू एक्सपेंडिचर पॉलिसी को बढ़ाते हैं। कई तरह से गवर्नमेंट जो है वो छूट देने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने लगते हैं सो दैट की क्वांटिटी ऑफ मनी इकोनॉमी की बढ़ जाए, और इस तरह से प्राइस को स्टेबल करने में गवर्नमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है थ्रू देयर फिस्कल पॉलिसीज। अब अगर हम रोल की बात कर रहे हैं तो एक और लास्ट पॉइंट है, दैट इज काउंटरएक्ट इन्फ्लेशन। काउंटरएक्ट इन्फ्लेशन। नाउ व्हाट इज काउंटरएक्ट इन्फ्लेशन मीन्स? तो फिस्कल पॉलिसी की मदद से मुद्रास्फीति की समस्या का सामना किया जाता है बाय गवर्नमेंट। सरकार, अगर देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस स्थिति को गवर्नमेंट कैसे ठीक करेंगे? तो उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं कि वो अपनी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ा? मैंने अभी अभी कहा, जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है तो लोगों की कैपेसिटी बढ़ जाती है परचेज करने की, जिससे डिमांड बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है और इन्फ्लेशन आ जाता है। अब इसको डायरेक्टली ठीक करने के लिए सरकार के पास फिस्कल पॉलिसी ही है एकमात्र उपाय, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को इनकरेज करना शुरू करती है कि आप खर्च कम से कम करो। तो वो घर जा करके लोगों को नहीं बताती है, बट वो अपनी पॉलिसीज के थ्रू ये काम करते हैं, जिसमें लोगों को फोर्सफुली सेविंग्स के लिए प्रेशराइज किया जाता है। लोगों को कई तरह के ऐसे प्रलोभन भी दिए जाते हैं, उनका मॉरल जो सुएशन है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है सो दैट कि वो सेविंग ज़्यादा करें, खर्चा कम करें, जिसमें गवर्नमेंट अब बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं और लोगों का पैसा ज़्यादा सेव करने पर उनको अट्रैक्टिव ऑफर्स देने लगते हैं। और इस तरह से लोगों को इनकरेज करती है सरकार फिस्कल पॉलिसी की ही मदद से कि वो पैसा कम से कम खर्च करें, जिससे कि डिमांड कम हो और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को ठीक किया जा सके। जो कि इन्फ्लेशन एक समस्या है, अगर ये नॉर्मल रेट से ज़्यादा हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है
और इसको ठीक करने के उपायों में सबसे महत्वपूर्ण उपाय फिस्कल पॉलिसी ही है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई जाती है। ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको रोल बुला सकते हैं, जो कि फिस्कल पॉलिसी के रोल को बताते हैं कि आखिर फिस्कल पॉलिसी का क्या इंपॉर्टेंस है। आपसे सवाल में अगर ये पूछा जाए तो आप इन्हीं पॉइंट्स को लिखेंगे, या आपसे पूछा जाए रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी तो आप इन्हीं को लिखोगे। इस टॉपिक के खत्म होने के साथ हमारा जो यूनिट 9 है, जहाँ पे हम गवर्नमेंट बजट की बातें कर रहे थे, वो आज फुल एंड फाइनल कंप्लीट होता है। आपको अगर पूरे चैप्टर में आप बिल्कुल साथ बने हुए थे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हमने मेनली 2 ही बात करी है। लाइक गवर्नमेंट बजट में हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, और उसी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स एस्पेक्ट्स गवर्नमेंट बजट के हैं हमने उनको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट यूनिट जो है हमारे सिलेबस का, यूनिट 10, जहाँ पे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट डिस्कस करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्कस करेंगे, उस पे हम चलेंगे। और अब इस क्लास से आपका यूनिट 9 फिनिश। आप सबका काम है घर पे ठीक से पढ़ाई करना, हर एक टर्म को आप अच्छे से डिस्कस करें, आपस में करें, दोस्तों के साथ करें, सो दैट कि आपको ये सारी बातें जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू।